हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 19 सितंबर और 20 सितंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी नॉलेजेबल वीडियोस चैनल पे अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे और कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज को किसने लॉन्च किया है? स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट्स फ्रेमवर्क और स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज को लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क? इसके अंतर्गत जो स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी उनमें जो भी प्रयत्न किए जाएं वो सारे के सारे आप ये समझ लो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो। जैसे ग्रीन एनर्जी से युक्त ऑफिस बिल्डिंग्स, स्कूल, साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जगह जगह पे उपकरण, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए कि जिससे जो वाटर कंजर्वेशन और वाटर का जो गंदे नाले से पानी आते हैं उनकी प्रॉपर सफाई के बाद उन्हें नदियों में छोड़ा जाए। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो मॉडर्न हाउस बनते हैं जहाँ पे जो कूड़ा कबाड़ होता है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही ये है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क। और दूसरा है आपका स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। ये क्या है? स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में इसमें सड़क के दोनों तरफ जो रोडें होती हैं वहाँ पे खाली छोड़ना होगा, जहाँ पे लोगों को अपना तरह तरह का वो एक्टिविटी करते। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि कई सारे लोग रोड के जो साइड के रोड होते हैं जो मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गाने को गाते हैं या फिर डांस करते हैं, लोग कलेक्ट होके देखते हैं। तो इस तरीके के वर्क के लिए उसको खाली छोड़ा जाए। साथ ही साथ मॉर्निंग टाइम पे उस जो रोड के दोनों साइड जगह है उस पर साइकिलिंग करी जा सके या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए पीपल वहाँ पे आएँ। और इसलिए ये स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज को भी लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही साइकिलिंग चैलेंज भी लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा। और हमारे मिनिस्टर हैं अर्बन अफेयर के हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने साइकिलिंग चैलेंज को भी लॉन्च किया था। और स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जून 2015 में लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वर्क के लिए चुना गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। और हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर के साथ ही साथ हमारे सिविल एविएशन के भी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीए क्लोवर इंटरमीडिएट सेकेंड निवेशों द्वारा पीरामल फार्मा की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है? सीए क्लोवर इंटरमीडिएट सेकेंड पीरामिल फार्मा की 20% शेयर इक्विटी के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीरामल फार्मा की 20% इक्विटी शेयर को सीए क्लोवर इंटरमीडिएट सेकेंड द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। पहले ये समझते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक संस्था है और ये ट्रेडर के फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए, साथ ही साथ कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए, और जो एक प्रतिस्पर्धा हो बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के बीच वो पूरा फेयर मीन से हो, यानी कि उसमें कोई मतलब वो फेयर तरीके से करी जाए प्रतिस्पर्धा। ये नहीं कि अभी कोई बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को
ज़बरदस्ती उसका अधिग्रहण कर ले। तो इन सब के ही लिए, इन सारी चीज़ों की रक्षा करने के लिए ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बनाई गई थी। और इसका काम है कि जो भी ट्रेडर्स है या फिर जो भी व्यापार है उसके जो फ्रीडम है उनको बरकरार रखा जाए, साथ ही साथ कंज्यूमर के हितों की भी रक्षा की जाए, और कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी पे ज़बरदस्ती कोई अधिग्रहण ना कर सके। इसी के लिए जितने भी इक्विटाइजेशन होते हैं उन सब के लिए CCI से परमिशन लेनी होती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होता है, और उसके परमिशन के बाद ही कोई जो एक बड़ा अधिग्रहण खरीदा जा सकता है किसी कंपनी से द्वारा किसी कंपनी का। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं ये हैं अशोक गुप्ता, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब CA क्लोवर इंटरमीडिएट सेकेंड, ये कार्लाइल ग्रुप है जो कि अमेरिका का मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाला ग्रुप है। कार्लाइल ग्रुप का ही CA क्लोवर इंटरमीडिएट सेकेंड है। इसने पीरामेल ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है पीरामिल फार्मा, जो कि मेडिकल फील्ड से संबंधित है, उसके 20% शेयर को अधिग्रहित कर लिया है, उसको खरीद लिया है, और इसकी मंजूरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दे दी गई है। और CA क्लोवर इंटरमीडिएट ये कराइकल ग्रुप का है। कराइकल ग्रुप अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि है तो ये अमेरिका की कंपनी है लेकिन ये कई सारे देशों में कार्यरत है, और ये फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है। पीरामल ग्रुप है जिसकी सब्सिडरी है पीरामिल फार्मा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अजय पीरामिल और स्वाति पीरामल इसके चीफ हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायनियर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए फ्रीलांस बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? फ्रीलांस के बाज़ार में भारत का स्थान सेकंड है। क्या है ये फ्रीलांस? फ्रीलांस मीन्स कि जो इंटरनेट की मदद से जो कार्य हों और उसका आपको जो भुगतान किया जाए वो भी इंटरनेट की मदद से हो, जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो उससे आपकी मुलाकात ना हो और आप उसके लिए बराबर काम कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से आपको आपके कार्य का पैसा मिल रहा हो, और ये सारे काम इंटरनेट के थ्रू ही किए जाएं, यही फ्रीलांसिंग होती है। होता क्या है कि जो कई सारे देश में जब टाइम का ड्यूरेशन चेंज होता है, हमारे यहाँ पे अभी दिन है तो कहीं पे रात है, और कई सारी कंपनियाँ 24 आवर वर्क करना चाहती हैं, तो वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपने कंपनी, वहाँ पे तो रात है लेकिन अभी क्या है हमारे इंडिया में दिन है, तो वो क्या करते हैं कि फ्रीलांस में वो काम को डाल देते हैं कि हमको इतनी डाटा फीडिंग अपनी कंपनी की करनी है, पर डाटा फीडिंग हम $0.5 या फिर $0.2 इतने पैसे देंगे, और ये सारी डाटा फीडिंग हमको इतने दिनों में चाहिए होती है। तो फिर लोग इसको ये फ्रीलांसिंग से काम ले लेते हैं और फिर इस काम को करके उस कंपनी को देते हैं, साथ ही साथ कंपनी जितना पैसा बोलती है वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाता है प्रॉपर तरीके से। यही फ्रीलांसिंग का काम होता है। तो फ्रीलांस बाज़ार में भारत का स्थान दूसरा है, और भारत में लगभग 15 मिलियन फ्रीलांसर हैं। और अगर इस क्षेत्र में देखा जाए फ्रीलांस के क्षेत्र में जो पहले स्थान की कंपनी है वो है US। भारत का फ्रीलांस में दूसरा स्थान है और US का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 की जारी लिस्ट में राज्यों के दूसरे संस्करण में X श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है, और हमारे कॉमर्स के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। क्या है, इसने एक जारी करी लिस्ट, स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट, जो कि 2019 की है, और इस लिस्ट को जारी करने का ये मकसद होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, कि जो स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप मीन्स कि कोई भी नई कंपनी जो कि नए तरीके से किसी कार्य को करना शुरू करे उसे स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम मीन्स कि किसी कंपनी से नई कंपनी को स्टार्ट करने में जो भी
फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनसे संबंधित जो भी कार्यप्रणाली है गवर्नमेंट की, उस राज्य की, उसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बोलते हैं। कहीं पे स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो कार्यप्रणाली है वो आसान है और कहीं पे कठिन है, यानी कि कई सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है किसी भी कंपनी को लगाने के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जो भी स्टेट, जो भी राज्य का स्टार्टअप कंपनी लगाने के लिए फॉर्मेलिटीज़ में लिक्विडिटी है, तरलता है, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अच्छा राज्य माना जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पे ज़्यादा हार्ड रूल हैं स्टार्टअप के लिए, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए थोड़ा टफ राज्य माना जाएगा। अब देखते हैं ये इसको जारी करने का जो मकसद है DPIIT का, ये है कि एक फेयर कंपटीशन हो आपस में राज्यों के बीच और एक दूसरे को देखकर अपने वहाँ स्टार्टअप के लिए अधिक से अधिक समृद्धशाली योजनाओं को बनाए कि कोई सा भी राज्य, और एक दूसरे राज्य को देख के म्यूचुअल लर्निंग भी करें, यानी कि वो राज्य किस तरीके से कर रहा है कि उसके यहाँ अधिक स्टार्टअप का ग्रो हो रहा है, हमारे यहाँ कम हो रहा है, तो इससे सीखे भी एक राज्य दूसरे राज्य से। इसी उद्देश्य से स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट जारी की जा रही है और ये दूसरा संस्करण था स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट का। और इसमें इस लिस्ट में 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। एक श्रेणी एक्स श्रेणी है और दूसरी श्रेणी वाई श्रेणी है। एक्स श्रेणी में सारे स्टेट लिए गए, दिल्ली लिया गया और असम लिया गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले वाई श्रेणी बताने पे एक्स श्रेणी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, वाई श्रेणी में जितनी यूनियन टेरिटरी हैं उनको लिया गया, लेकिन दिल्ली को नहीं लिया गया। और साथ ही साथ वाई श्रेणी में सारे नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम, यानी कि वाई श्रेणी में सारी यूनियन टेरिटरी, दिल्ली नहीं, और वाई श्रेणी में सारे नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट लेकिन असम नहीं। तो वाई श्रेणी में कौन कौन आया? वाई श्रेणी में यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सारे स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टोटल हमारे 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में भारत के, तो उसमें से 7 राज्य लिए गए लेकिन असम नहीं लिया गया, और सारी यूनियन टेरिटरी ली गई लेकिन दिल्ली नहीं लिया गया। ये वाई श्रेणी है। और एक्स श्रेणी में सारे राज्य लिए गए, और वाई श्रेणी के कौन कौन से बचे थे? दिल्ली नहीं लिया गया था यूनियन टेरिटरी से, तो वो उसको एक्स श्रेणी में लिया गया। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट से असम नहीं लिया गया था, उसे फिर एक्स श्रेणी में लिया गया। असम क्योंकि जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और है, तो इसीलिए असम को वाई श्रेणी में नहीं लिया गया। और दिल्ली हमारी एक यूनियन टेरिटरी तो है ही है, साथ ही साथ ये पूरे देश की कैपिटल भी है, इसीलिए वाई श्रेणी में दिल्ली और असम को नहीं लिया गया था, जबकि यूनियन टेरिटरी और सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को वाई श्रेणी में लिया गया। फिर एक्स श्रेणी में सारे स्टेट, दिल्ली और असम को लिया गया। तो इसमें एक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात की गई है। तो स्टार्टअप के लिए एक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है गुजरात ने, जबकि वाई श्रेणी में, यानी वाई श्रेणी जिसमें कि यूनियन टेरिटरी ली गई थी, दिल्ली नहीं लिया गया था, और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट लिए गए थे लेकिन असम को नहीं लिया गया था। वाई श्रेणी में अंडमान निकोबार ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। और टॉप परफॉर्मर की बात करें तो मतलब देखिए कई श्रेणी में लिस्ट जारी की जाती है, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में गुजरात टॉप पे रहा। और फिर अगर टॉप परफॉर्मर एक नई श्रेणी है जिसमें कि कर्नाटक और केरला रहा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा गुजरात, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो लिस्ट DPIIT द्वारा जारी किया जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित, जिसमें कि गुजरात पहले स्थान पे इस वर्ष रहा। दूसरा लिस्ट DPIIT द्वारा ही जारी किया जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। एक तो देखिए कि स्टार्टअप को ओपन करना ये अलग चीज़ हो गया, लेकिन स्टार्टअप ओपन हो गया है, अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए हो, तो उस बिजनेस के लिए कौन सा राज्य कितना फ्रेंडली है, उसके लिए जो रैंकिंग जारी की जाती है उसे बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को भी DPIIT द्वारा ही जारी किया जाता है। और इस वर्ष जो DPIIT ने रैंकिंग जारी करी 2019 की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसमें आंध्र प्रदेश,
टॉप पे रहा। ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, अभी यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले स्थान पे, जबकि एक्स श्रेणी में स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 में गुजरात पहले स्थान पे, और वाई श्रेणी में अंडमान निकोबार पहले स्थान पे। किसमें? स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, और तेलंगाना तीसरे स्थान पे। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि कौन से राज्य ने सबसे ऊंची, सबसे लंबी छलांग लगाई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 12 रैंक की छलांग लगाई। उत्तर प्रदेश इस वर्ष दूसरे स्थान पे है, जबकि 2018 की जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की गई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पे था, और इस वर्ष दूसरे स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश ने 10 अंकों की छलांग लगाते हुए आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष तेलंगाना दूसरे स्थान पे था, जबकि इस वर्ष तेलंगाना खिसक के उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थान पे आने की वजह से तेलंगाना तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये तो आपके स्टेट का हो गया, जिसे DPIIT द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये कंट्री वाइज होता है। इस वर्ष वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं जारी करेगा, उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को सस्पेंड कर दिया है। तो 3 रिपोर्ट की यहाँ बात की गई जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। एक आपका DPIIT द्वारा जारी किया जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019, जिसमें कि गुजरात एक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गुजरात ने, और अंडमान निकोबार ने वाई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये स्टार्टअप से संबंधित हो गया। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 इसे भी DPIIT द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं जारी करेगा। वर्ल्ड बैंक का ऐसा कहना है कि जो डाटा वर्ल्ड बैंक को प्रोवाइड कराया गया विभिन्न देशों द्वारा, उसमें उसको कुछ एरर लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जारी की है उसे भी सस्पेंड कर दिया जाए, अगर वर्ल्ड बैंक को ये कन्फर्म हो जाता है कि पहले की रिपोर्ट भी जो डाटा विभिन्न देशों द्वारा वर्ल्ड बैंक को प्रोवाइड कराया गया वो गलत था। इस वर्ष तो उसने अपनी रिपोर्ट को सस्पेंड कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP क्या होगी? देखिए, ये एक GDP की रेंज है। विभिन्न जो एजेंसीज़ हैं वो अलग अलग देशों की GDP का एक अनुमान लगाती हैं, और जो भारत की GDP का अनुमान लगाया गया है केयर रेटिंग्स के द्वारा, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में -8 से -8.2% होने का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग्स ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 2021 मीन्स कि 1 अप्रैल 2020 से जो ईयर शुरू हुआ है और फिर ये ख़त्म होगा 30 मार्च 2021 को। फाइनेंशियल ईयर 2021 30 मार्च 2021 को ख़त्म होगा, और इसमें भारत की जो GDP है वो -8% से लेकर के -8.20% होने की उम्मीद है, अनुमान है केयर रेटिंग्स का। और कुछ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये एक रेंज है, चूँकि अभी कोविड-19 की वजह से हमारी GDP काफ़ी गिरी है और ये GDP माइनस में जा रही है, और कई सारी रेटिंग्स एजेंसी ने माइनस में ही अनुमान लगाया है। अभी आगे का 1 या 2 क्वेश्चन बाद एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं सारी रेटिंग एजेंसी का आपको एक डेटा नोट करा दूंगा, आप उसे नोट डाउन कर लोगे कि जो लेटेस्ट डेटा है अभी GDP से रिलेटेड। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग में स्पेस में विस्तारित अवसरों के लिए नेवेदिया के साथ भागीदारी की है? HCL टेक्नोलॉजी ने नेवेदिया के साथ स्पेस अंतरिक्ष में भागीदारी की है ताकि अंतरिक्ष के अवसरों को विस्तरित किया जा सके। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेवेदिया कॉरपोरेशन ये अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। और HCL हमारी इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये IT सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है।
अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री को ओपन किया है। इसके पहले प्राइवेट कंपनियां या फिर प्राइवेट प्लेयर्स स्पेस सेक्टर में कोई रिसर्च या कोई भी रिसर्च और कोई भी नवाचार नहीं कर सकते थे स्पेस के सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को खोल दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को खोलने के बाद स्काई रूट एरोस्पेस, ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। ये पहली कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस जिसने कि रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। प्राइवेट कंपनी है ये, और इसने जो रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पे सीवी रमन रॉकेट इंजन रखा है। तो स्काई रूट पहली कंपनी है जिसने कि भारत में सबसे पहले स्पेस सेक्टर में रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। स्पेस सेक्टर से संबंधित कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। और HCL टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी नेवेदिया कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है जिससे कि स्पेस में विस्तृत अवसर प्रदान हो भारतीयों के लिए, और दोनों मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कार्य करेंगे और जो स्पेस सेक्टर है उसमें एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए कोशिश की जाएगी इन दोनों कंपनियों का, भारत का स्पेस सेक्टर जो है उसके लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय आर्थिक विकास में कितने संकुचन का अनुमान है। देखो, जब संकुचन की बात आएगी तो वहाँ से माइनस साइन हटा लिया जाएगा। और अगर ये पूछता है कि कितना जीडीपी है, सेम क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में भारतीय आर्थिक विकास में कितने प्रतिशत का आर्थिक विकास होने का अनुमान लगाया गया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के द्वारा, तो वहाँ पे जो ऑप्शन होगा उसमें माइनस को नहीं लगाया जाएगा। जबकि अगर ये पूछा जाए कि संकुचन का अनुमान तो माइनस को नहीं लगाया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, उसने एक अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी में कितना संकुचन होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। मूडीज़ के अनुसार भारत का जो आर्थिक विकास दर होगा, जीडीपी होगी, उसमें 11.5% का संकुचन होगा। अब देखते हैं, देखिए अगर संकुचन पूछेगा तो फिर माइनस नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर जीडीपी पूछता है, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होता कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय आर्थिक विकास का कितना अनुमान लगाया गया है मूडीज़ के द्वारा, तो ऑप्शन होता -11.5, लेकिन अगर संकुचन पूछेगा तो 11.5 का अनुमान है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि जीडीपी का अनुमान लगाती हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करोगे। और ये लेटेस्ट डेटा है जो बराबर चेंज होता रहता है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये सारी जो रेटिंग एजेंसी हैं इनका आप खुद भी नेट से सर्च कर सकते हो। आपके पास रेटिंग एजेंसी का पूरी एक लिस्ट होगी जो मैंने कई बार प्रोवाइड भी कराई है आपको, और अब फिर से नए तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में -14.8% होगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% होगी। और नोमुरा के अनुसार भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये -10.8% होगी। फिंच के अनुसार भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये -10.5% होगी। इंडिया रेटिंग के अनुसार भारत का जो इस वर्ष का जीडीपी होगा ये -11.8% होगा। और मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की जीडीपी -5% होगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ये सारे अनुमान हैं जो कि विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो जीडीपी का अनुमान लगाते हैं उनके द्वारा भारत की जीडीपी के लिए लगाया गया है। और इस क्वेश्चन का अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर संकुचन वर्ड यूज़ होता है
तो फिर माइनस नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर संकुचन वर्ड नहीं यूज होता और सीधे पूछा जाता है कि कितने जीडीपी का अनुमान लगाया है, तो यहाँ पे अभी के लिए माइनस लगाया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कितने बाजार पूंजीकरण को छूने वाला भारत का पहला कंपनी बन गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 200 बिलियन यूएस डॉलर के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है, टच किया है, छुआ है, और ये पूरे विश्व की 40 प्रमुख शीर्ष कंपनियों में आ गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत की। इसके सीएमडी मुकेश अंबानी ये 4th रिचेस्ट पर्सन हैं, फोर्ब्स की जो रिचेस्ट मैन की लिस्ट आती है उसमें ये 4थे सबसे अमीर भारतीय हैं पूरे विश्व के, मुकेश अंबानी, और पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जिसने 200 बिलियन डॉलर को छुआ है, और 40 शीर्ष कंपनियों में ये आ गई है अब पूरे विश्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? NCDC मीन्स की नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये सरकार है ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा गवर्नमेंट ने किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और उनको प्रशिक्षित करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे प्रबंधित ही है। किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और उनको प्रबंधित करने, यानी कि जो किसान उत्पादक संगठन है वो एक क्रमबद्ध तरीके से काम करें, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जो है उत्पादन है उसको, उसके बिक्री को किस क्रमबद्ध तरीके से बेचा जाए, किस मार्केट में पहले ले जाया जाए, फिर किस मार्केट के थ्रू, मतलब एक पूरी चेन डेवलप की जाए जिससे कि उनकी आय बढ़े। इसको प्रबंधित करने के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए और उनके किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए, किसान उत्पादक संगठनों के मैनेजमेंट के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है ओडिशा की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ओडिशा सरकार ने एक साबुजा ओडिशा नाम से भी स्कीम चलाई है जिसमें कि उड़ीसा में वृक्षारोपण किया जा रहा है, और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू उड़ीसा सरकार एक्वाकल्चर को प्रमोट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये क्या है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में इसकी देखो, जो एक्वाकल्चर में जो मछली पालन किया जाता है, जो एक्वाकल्चर में जो मछली पालन किया जाता है उसके अंतर्गत जो मछलियाँ अपना जो वेस्ट निकालती हैं अपने बॉडी से, यानी कि आप सोच लो कि मछलियों का जो वेस्ट होता है उनकी बॉडी से निकलता है, उसको एक बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे मछलियाँ फिर अपने वेस्ट को ही खा लेती हैं। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। इसको बढ़ाने के लिए ही कई सारी स्कीम चला रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम साबुजा ओडिशा, दूसरी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, ये दोनों उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। और उड़ीसा सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और उनको प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन किस राज्य से नई दिल्ली तक हाल ही में शुरू की गई? दक्षिण भारत से पहली किसान ट्रेन जो शुरू की गई है, ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश से, और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश से दिल्ली ये किसान ट्रेन चलाई जाएगी। मतलब कि किसान ट्रेन मीन्स कि इसमें जो बोगी लगी होगी उसमें किसानों के जो पैदावार होते हैं, जो किसानों के पैदावार में आपका दूध भी आएगा, किसानों के पैदावार में फल भी आएंगे, किसानों के पैदावार में जो खेती में पैदा होते हैं गेहूँ, मटर, चना, धान, चावल, ये सब भी आएंगे। तो इनको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे लाया जाए। अभी क्या है, दूध ले आते समय क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, टमाटर आते समय ख़राब हो जाएगा। तो इन सब के लिए प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है इस ट्रेन में, और साथ ही साथ जिस टेम्परेचर पे जिस भी उत्पाद को, किसान उत्पाद को जिस टेम्परेचर पे रखना है उस टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है अलग अलग बोगियों में किसान ट्रेन में। ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए चलाई जा रही है।
और आंध्र प्रदेश के जो आसपास के राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश में लाके अपने उपज को आंध्र प्रदेश पहुंचाएंगे और वहां से ट्रेनों के जरिए ये सीधे दिल्ली पहुंच जाएगा। और YSR आसरा योजना ये महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ई रक्षाबंधन योजना ये कौन सी योजना है? ये भी आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। साथ ही साथ ये योजना है महिलाओं, बच्चों और जो युवा वर्ग है आंध्र प्रदेश का, वो साइबर क्राइम के प्रति जागरूक हो, इसीलिए ई रक्षाबंधन योजना चलाई जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। गुंटूर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। गुंटूर से भारत की पहली पार्सल ट्रेन चलाई गई, दूसरे मतलब जो कि अपने बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। ये गुंटूर से चल रही है बांग्लादेश के लिए। और गुंटूर से बांग्लादेश जो पहली ट्रेन चली पार्सल ट्रेन, ये लाल मिर्च रेड चिली को लेके गई बॉर्डर क्रॉस करते हुए आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश। और थार एक्सप्रेस ये पहली पैसेंजर ट्रेन थी। देखो वो पहली पार्सल ट्रेन है जो कि गुंटूर से बांग्लादेश चली, लाल मिर्च लेके गई थी ये ट्रेन बांग्लादेश। गुंटूर आंध्र प्रदेश में ही है। ये पहली पार्सल ट्रेन थी, पहली पैसेंजर ट्रेन जो कि यात्रियों के साथ गई थार एक्सप्रेस से। थार एक्सप्रेस इसका नाम है। और ये जोधपुर से चली कराची के लिए, जोधपुर से कराची। थार एक्सप्रेस कराची पाकिस्तान में है। कराची का जो कैंटोनमेंट एरिया है यानी कि जो आर्मी एरिया है वहाँ तक गई थी ये थार एक्सप्रेस। और तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन है। तो कई सारी पहली ट्रेन हो गई। पहली किसान ट्रेन ये चली आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। दूसरी बात, जो पहली पार्सल ट्रेन है जिसने कि अपने देश के बॉर्डर को क्रॉस किया, ये चली गुंटूर से बांग्लादेश के लिए, लाल मिर्च लेकर के गई ये ट्रेन। पहली पैसेंजर ट्रेन जो कि यात्रियों के साथ दूसरे देश गई, ये है थार एक्सप्रेस जो कि जोधपुर राजस्थान से कराची को गई। ये 2006 में गई थी। तेजस एक्सप्रेस ये पहली प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्चर ऑफ पीस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय फोरम का कौन सा सत्र आयोजित किया गया? उच्च स्तरीय फोरम का जो कि संबंधित था कल्चर ऑफ पीस से, इसका 74th संस्करण का आयोजन किया गया, 74th सत्र का आयोजन किया गया। कल्चर ऑफ पीस का अधिवेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा बुलाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष इसका ये 74वां अधिवेशन था। इसकी फोरम की अध्यक्षता तिजानी मोहम्मद बंदे ने की थी। और तिजानी मोहम्मद बंदे हम सभी जानते हैं ये प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की है जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस। तो तिजानी मोहम्मद बंदे प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के और एंटोनियो गुटेरस ये जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और एंटोनियो गुटेरस ने भी इस सभा को संबोधित किया। इसमें भारत की तरफ से पामोली त्रिपाठी ने भारत का जो प्रतिनिधित्व किया इस बैठक में, इस शिखर सम्मेलन, इस अधिवेशन में जो भारत की ओर से जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया उनका नाम है पामोली त्रिपाठी। और ये यूनाइटेड नेशन में भारत के इस समय अस्थाई प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ इसमें कोविड-19 से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 74th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए किस नाम से सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है? ये सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम है गरिमा। जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मचारी मीन्स कि जो रोड को साफ़ करने का काम करते हैं, जो आसपास के जो नाले होते हैं शहरों के उनको साफ़ करने का काम करते हैं। और कई सारे मतलब कि जो भी स्वच्छता कर्मचारी हैं ओडिशा के, उनके सम्मान की रक्षा सुरक्षा करने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है गरिमा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी निवासियों के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज योजना की घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर के गवर्नर का क्या नाम है? जम्मू कश्मीर के
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है मनोज सिन्हा, और इन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज योजना की घोषणा की गई। जो आरोग्य भारत अभियान है उसके तहत तो ये सारे लोग आते ही हैं, और अब इनके लिए एक अलग से वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की घोषणा की है। और ये जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में धारा 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा केंद्र ने वापस लेते हुए उसे केंद्र की यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव बनाया है। और उसके बाद से वहाँ पे जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था GC मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। धारा 370 और 35A हटने के बाद पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के, और सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उस समय गवर्नर थे। देखिए, जब गवर्नर टर्म तब यूज किया जाता है जब राज्य हो, कोई स्टेट हो, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी हो जाती है तो वहाँ गवर्नर के स्थान पे लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्म का यूज किया जाता है। तो सत्यपाल मलिक अंतिम गवर्नर थे जम्मू कश्मीर स्टेट के, और GC मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, और मनोज सिन्हा दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। और मनोज सिन्हा ने ही जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए 100% हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज योजना की घोषणा की है। ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। दूसरा है कौन सा? लद्दाख, और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्णा माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR आसरा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? देखिए, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। YSR आसरा इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, और आंध्र प्रदेश की सरकार ने YSR चेतुआ स्कीम भी शुरू किया है। SC ST और OBC महिलाओं के लिए इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75,000 तक का लोन प्रदान किया जाएगा YSR चेतुआ स्कीम के तहत। ई रक्षाबंधन पे चर्चा की जा चुकी है पहले। ये युवा, महिला और बच्चों को जागरूक करने का अभियान है आंध्र प्रदेश सरकार का साइबर क्राइम के प्रति। और YSR ई पोर्टल लॉन्च किया गया था अभी कुछ दिनों पहले ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इसके थ्रू आंध्र प्रदेश की सरकार ऑक्शन यानी कि बोली के जरिए खरीदेगी सीमेंट को। मतलब कि जैसे आंध्र प्रदेश सरकार बताएगी कि हमें 1 लाख बोरी सीमेंट की ज़रूरत है, कौन सी कंपनी हमको किस रेट पे सीमेंट देगी, ये 1 लाख बोरी। अब जो कंपनी सबसे कम रेट पे सीमेंट को देगी उस कंपनी से YSR ई पोर्टल के जरिए सीमेंट को वहाँ की गवर्नमेंट खरीद लेगी। अब जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि वहाँ का PW डिपार्टमेंट या फिर कोई सा भी डिपार्टमेंट जिसे सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीफ मिनिस्टर से सीमेंट के लिए आग्रह करके ये सीमेंट की बोरियां ले सकता है। तो पूरी तरीके से ई पोर्टल लॉन्च किया गया है सीमेंट की खरीद फरोख्त के लिए YSR ई पोर्टल। ये भी आंध्र प्रदेश सरकार की ही योजना है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों के लिए हाल ही में मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO यानी कि चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने के लिए दिशा निर्देश दिया है। CCO को कितने वर्ष, अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं कि न्यूनतम निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए, CCO चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ये इनका काम, ये एक नया पद सृजन किया गया है प्रत्येक बैंकों के लिए। देखिए, बैंकों में कौन से पद होते हैं? चेयरमैन सबसे बड़ा, फिर CMD, फिर MD और फिर उसके बाद आपके GM। ये सारे पद बैंकों के होते हैं जो उच्च स्तर के पद हैं। फिर RM, फिर मैनेजर, ये सारे पद होते हैं। लेकिन एक नए पद का सृजन किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि प्रत्येक बैंक को अब अपने बैंक में CCO को भी नियुक्त करना होगा। CCO ये GM जो जनरल मैनेजर का पद होता है उसके समरूप का पद होगा प्रत्येक बैंक में, और इनका प्रमुख कार्य कॉम्प्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित होगा। और सभी बैंकों को इनकी नियुक्ति करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब जब इनकी नियुक्ति करना अनिवार्य किया गया है तो किस
कितने अवधि के लिए ये नियुक्त होंगे, इनकी एज कितनी होनी चाहिए, इन सब पे जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। सीसीओ जो प्रत्येक बैंक नियुक्त करेगा आरबीआई के निर्देशानुसार, इनकी जो मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए वो 55 वर्ष होनी चाहिए, 55 वर्ष से अधिक की इनकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और ये अधिकतम 3 साल के लिए इनकी न्यूनतम 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो एक बार नियुक्त होगा वो 3 साल तक सीसीओ के पद पर कार्यरत होगा। और जो सीसीओ हैं इनका फुल फॉर्म सीसीओ का है चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। ये नया पद का सृजन किया गया है प्रत्येक बैंक के लिए आरबीआई के द्वारा। इनका प्रमुख कार्य कॉम्प्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित होगा। यहाँ पे मिनिमम अवधि के लिए जो इनकी नियुक्ति की जाएगी वो 3 साल होगी, और जो इनकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम एज नियुक्ति के समय पे 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रवेश रावल को। प्रवेश रावल एक बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडियन के रोल के रूप में जाने जाते हैं, एक एक्टर हैं जो कि कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, इनका नाम था रतन थियम। रतन थियम ने 2013 से लेकर 2017 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष पद पर कार्य किया, और 2017 में ये रिटायर हो गए और तब से ये पद खाली पड़ा हुआ था। अभी प्रवेश रावल की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ये पद राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है इस पद के अध्यक्ष को। और प्रवेश रावल सन 2014 में जब इलेक्शन हुआ था उस दौरान भाजपा से ये लोकसभा का इलेक्शन इन्होंने भाजपा पार्टी से जीता था, और अहमदाबाद ईस्ट से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे, और अब ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की समिति का अधिकार प्राप्त समूह का अध्यक्ष कौन है? इस समूह के अध्यक्ष हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो CS विश्वकर्मा हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के डायरेक्टर जनरल CS विश्वकर्मा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष तत्कालिक रक्षा मंत्री होते हैं, यानी कि जो भी रक्षा मंत्री होगा वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष होगा। तो राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष हैं और डायरेक्टर जनरल इसके CS विश्वकर्मा है, और इसका हेडक्वार्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ये कोलकाता में है। अभी कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्रालय ने एक टारगेट सेट किया है अपने लिए, 1,75,000 करोड़ रुपए का ये टारगेट है, और इस टारगेट को 2025 तक जो है इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है, यानी कि भारत रक्षा उत्पाद में इतने का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इतने की टर्नओवर हासिल करेगा 2025 तक। 1.75 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग करेगा भारत 2025 तक, और इसमें से 1.75 लाख करोड़ में से 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करेगा रक्षा उत्पादन का भारत, जो एकदम नया टारगेट सेट किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले ही डिफेंस प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, और उसी डिफेंस प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार ही 1,75,000 1.75 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग करेगा भारत 2025 तक, और इस 1.75 लाख करोड़ से 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया? स्कूल शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया हमारे शिक्षा मंत्रालय ने। हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नेशनल
जो 20वीं सदी में स्कूल शिक्षा का विषय था, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी कुछ दिनों पहले ही भारत में लॉन्च की गई है, इस पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा हुई और इसी के लिए ही 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, ताकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पर अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा उनकी राय ली जाए और उनसे चर्चा की जाए। और इसका जो आयोजन किया था ये शिक्षा मंत्रालय ने किया था। रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया था। हाल ही में जो नई शिक्षा नीति घोषित की गई उसमें 10+2 पैटर्न को भारत से ख़त्म कर करके 5+3+3+4 पैटर्न को अपनाया गया है। ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन होता कि किसने इसमें संबोधित किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें संबोधित किया। इसको क्यों आयोजित किया गया, इसका आयोजन का प्रमुख उद्देश्य था जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च की गई है इंडिया में, उस पर विशेषज्ञों से चर्चा करना था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।